प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFD हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 का पार्ट एक नमक का दरोगा, इसका सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में तो मैं आप लोगों को इसकी कहानी अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इसके जो कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद जी, इनकी जीवनी पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को इस पार्ट के प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ और ये प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नमक का दरोगा कहानी के प्रश्नोत्तर। इसमें पहले प्रश्नोत्तर है पाठ के साथ। इसमें पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो इस कहानी में आप लोगों को अपने अपने हिसाब से पात्र बताना है। तो मैं मेरे हिसाब से बता रही हूं और मेरा जो उत्तर है मुझे लगता है वही आपका भी उत्तर होगा। इस कहानी में मुंशी बंशीधर मुझे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। बंशीधर एक ईमानदार, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी व्यक्ति हैं। पंडित आलोपी दीन अपने धन के बल पर अदालत से छूट गए, किंतु मुंशी बंशीधर ने उनके हृदय पर ऐसी छाप छोड़ी कि बंशीधर को उन्होंने अपनी जमींदारी का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। इसका उत्तर है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के दो प्रमुख पक्ष पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला पक्ष तो है गुण को ग्रहण करने वाले, यानी गुण ग्राहकता वाले, और दूसरा पक्ष है धन की शक्ति से परिचित। दोनों उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं पहले वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुण को ग्रहण करने वाले पंडित आलोपी दीन अपने धन के बल पर चाहे जिसे खरीद सकते थे, पर वे बंशीधर की ईमानदारी के आगे झुक गए। उन्होंने बंशीधर को अपनी जमींदारी का प्रबंधक नियुक्त किया। पंडित आलोपी दीन ने कहा था, आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। ये शब्द पंडित आलोपी दीन की गुण ग्राहकता को प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट है धन की शक्ति से परिचित। पंडित आलोपी दीन धन की शक्ति से अच्छी तरह से परिचित थे। उन्हें लगता था कि धन के बल पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, हर किसी को धन के बल पर खरीदा जा सकता है। इसी का परिणाम था कि बंशीधर नमक के दरोगा पद से निलंबित कर दिए गए। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 3। ये भी पाठ के साथ से है, उसमें से ही है। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए, उद्धृत का मतलब है लेते हुए, हमें उस पाठ के कुछ अंश लेने हैं इसके उत्तर में। बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। अब कहानी का एक पात्र है वृद्ध मुंशी जी, जो बंशीधर के पिता थे। तो हमें वृद्ध मुंशी जी के बारे में बताना है कि इस कहानी में उनके कौन से वाक्य आप लोगों को अच्छे लगे और समाज की सच्चाई उन वाक्यों के प्रति क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहले मैं लूंगी वृद्ध मुंशी जी को, उन्हीं के बारे में बताना है। तो इसमें है पाठ का अंश पहले। तो वृद्ध मुंशी जी के ये वो कुछ वाक्य हैं जो इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला वाक्य है, बेटा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत
जो उचित समझो करो। और इस कथन से समाज की सच्चाई कौन सी स्पष्ट हो रही है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका सेकंड पॉइंट है समाज की सच्चाई। वृद्ध मुंशी पात्र के माध्यम से कहानीकार ने एक ऐसे पिता की ओर संकेत किया है जो अपने बेटे को भ्रष्टाचार रिश्वत के लिए प्रेरित करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा बेटा रिश्वत ले। वह इस बात पर बल देता है कि बेटा गलत तरीके से धन कमाए। तो इसी सच्चाई को इस कहानी में उजागर किया गया है वृद्ध मुंशी जी के माध्यम से। अगले इस कहानी के पात्र हैं वकील। तो वकील, इसमें पाठ का अंश ये है। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उदारता का सागर उमड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। अब वकीलों के माध्यम से इस कहानी में कौन सी सच्चाई को स्पष्ट किया गया है, तो ये इसका दूसरा बिंदु है समाज की सच्चाई। आज हमने देखा है कि अदालतों में असत्य की विजय होती है। गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता, ईमानदार व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पाता। वकील धन के बल पर केस की सुनवाई करते हैं। तो इस समाज की सच्चाई को इस कहानी के माध्यम से उजागर किया गया है। इसके बाद शहर की भीड़, गा नंबर का है शहर की भीड़। तो इसमें मैं पाठ का अंश बता देती हूँ पहले आप लोगों को। पाठ का अंश, पहला पॉइंट, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। दूसरी इसमें समाज की सच्चाई। तो शहर की भीड़ के माध्यम से समाज की कौन सी सच्चाई उजागर हो रही है, अब मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो इसका ये दूसरा बिंदु है। जब कोई सच्चा आदमी कानूनी हथकंडे में फंस जाता है तो शहर की भीड़ उसका तमाशा देखती है। लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। आलोपीदीन को हथकड़ी में जाते देख शहर की भीड़ तरह तरह की बातें बनाने लगी थी। तो इसी सच्चाई को इसमें स्पष्ट किया गया है शहर की भीड़ के माध्यम से। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पंक्तियां ये हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसमें का नंबर का प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है, मतलब ये लाइनें किसने कही है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ये उक्ति किसकी है। ये उक्ति मुंशी बंशीधर के जो वृद्ध पिता थे, वृद्ध पिता मुंशी जी, उनकी है। अगला है खा नंबर का, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ये वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न भी बताती जाऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को अभी से आप टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, जिस प्रकार से पूर्णिमा का चांद पूरा होता है और अमावस आते आते वह पूरी तरह से गायब हो जाता है, इसी प्रकार से मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है और खर्चा तो प्रतिदिन होता रहता है और धीरे धीरे वह खत्म होता जाता है। इसीलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। अगला प्रश्न है ग नंबर का, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। किस वक्तव्य के लिए कहा गया है, अभी जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया उस वक्तव्य के लिए कहा गया है। तो इसमें आप अपनी राय लिख सकते हैं। मैं आपको अपनी राय बता देती हूं। इसका उत्तर है नहीं, मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। एक पिता अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने के स्थान पर उसे रिश्वत लेने के लिए कह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे, अच्छे तरीके से पैसा कमाने के साधन बताए कि किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पर कहानीकार ने पूछा है कि जो नमक का दरोगा कहानी है, इसके अगर कोई 2 और शीर्षक हो सकते हैं तो आपके हिसाब से वो क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक हो सकते हैं। पहला हो सकता है इसका कर्तव्य परायण और दूसरा हो सकता है ईमानदारी का फल।
तो पहला जो शीर्षक है उस पर अपने विचार प्रकट करूंगी। पहला, नमक का दरोगा कहानी में मुंशी बंशीधर को ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है। अंत में विजय उन्हीं की होती है। पंडित आलोपी दीन मुंशी बंशीधर से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी जमींदारी का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। अब जो दूसरा बिंदु है ना, ईमानदारी का फल, उस पर मैं अपने विचार बताऊंगी। कहानी के अंत में मुंशी बंशीधर को उनकी ईमानदारी का फल मिला। ईमानदारी के फल के रूप में उन्हें पंडित आलोपीदीन के यहाँ स्थायी मैनेजर का पद मिला। तो दोनों बिंदु स्पष्ट हो गए। अब है प्रश्न नंबर 6। कहानी के अंत में आलोपीदीन द्वारा वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के क्या कारण हो सकते हैं? आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो इसका उत्तर है, पंडित आलोपीदीन को लगा, पहला बिंदु मैं आप लोगों को बता रही हूं। पंडित आलोपीदीन को लगा कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी रकम ठुकरा सकता है वह कितना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होगा, इसीलिए उन्होंने बंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। इसका दूसरा बिंदु है, आलोपीदीन को लगा कि वह धन के बल पर मुकदमा जीत लेगा, परंतु वह बंशीधर की ईमानदारी देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि आज के युग में इतना ईमानदार व्यक्ति मिलना कठिन है। इसके बाद कहानी का अंत, इसमें यह भी पूछा है कि अगर आप होते तो इस कहानी का अंत किस प्रकार से करते। तो इस पर भी मैं आपको अपने विचार बता देती हूँ। मेरे अनुसार कहानी का अंत उचित है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहानी का अंत उन सारे उद्देश्यों को पूरा करता है जो कि एक कहानी में होने चाहिए। अंत में मैं भी इस कहानी का अंत इसी रूप में करती। तो अब हम आते हैं बच्चों पाठ के आसपास। तो पाठ के आसपास में जो भी प्रश्न हैं वो ऐसे हैं कि हम अपने अनुभव के आधार पर उनके उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा में पूछे नहीं जा सकते। मतलब परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल एक प्रश्न ऐसा है जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कई बार वो परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो अभी भी चांसेस बनते हैं उसके पूछे जाने के, वो मैं आपको बता देती हूँ। पाठ के आसपास में प्रश्न नंबर 5 ऐसा ही प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। इस वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट किया गया है? इस तरीके का ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति घास फूस की तरह है। जिस प्रकार से घास फूस अनचाहे ही उग जाते हैं, वैसे ही कई लोगों के ना चाहने पर भी उनके यहाँ लड़कियां हो जाती हैं और फिर वे जल्दी जल्दी बड़ी होने लगती हैं और उनके विवाह की चिंता घर वालों को सताने लगती है और इसीलिए वो कहते हैं कि लड़कियां तो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की इसी स्थिति की ओर संकेत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी तरह आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।